विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज के वीडियो में हमने खाते का शेष के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें जैसे कि हमने रोजनामचा और सहायक वयों की खतौनी सीखा कि खतौनी किस तरह से की जाती है, और आज हम सीखेंगे कि खाते का शेष कैसे निकाला जाता है। तो आपको खातों का शेष निकालना जाता है तो आपको खातों के शेष के आधार पर आगे के टॉपिक में आप सीखने में आपको आसान हो जाता है। तो देखते हैं जरा, इसमें थियरी है थोड़ा। खाता का उधार शेष अर्थात क्या है। तो विद्यार्थी मित्रों हमने सीखा कि खाता के दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष उधार होता है और दाहिना पक्ष क्या होता है, जमा होता है। तो उस आधार पर हम बता सकते हैं कि जिस खाते का उधार पक्ष का योग जमा पक्ष के योग की अपेक्षा अधिक हो, इसका मतलब क्या हुआ कि जमा पक्ष का योग कम है और उधार पक्ष का योग अधिक हो, तो उस खाते के अंतर को उधार शेष कहते हैं। यानी कि अगर मान लो उधार पक्ष में जो है 10,000 रुपया है और जमा पक्ष में 5,000 रुपया टोटल हो रहा है, तो फिर अंतर जो है कितने का आएगा, जमा पक्ष में अंतर 5,000 का अंतर आएगा। तो 5,000 क्या कहा जाएगा, वो उधार शेष कहा जाएगा। और उसको भी हम सवाल में आगे से सीखेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जमा शेष, जिस खाते का जमा पक्ष का योग उधार पक्ष के योग की अपेक्षा अधिक हो। यहाँ उल्टा बोलना है आपको, यहाँ जमा पक्ष का योग अधिक होगा और उधार पक्ष का योग कम होगा, तो उस खाते में जो अंतर आएगा उस अंतर को कहेंगे हम जमा शेष कहेंगे। तो दो शेष हो गया। उसके बाद एक और है इसमें, सर्वर खाता। तो सर्वर खाता अर्थात क्या, तो जब खाते का योग करने पर दोनों पक्ष का योग समान है, यानी कि ना उधार ज़्यादा है ना जमा ज़्यादा है, दोनों का योग कैसा आ गया, एक समान। तो ऐसी स्थिति में और उसमें रकम में अंतर नहीं होता है, तो अंतर नहीं आएगा तो फिर उसे क्या कहेंगे, खाता सर्वर या सर्वर खाता कहेंगे। तो ये सर्वर खाता के बारे में हो गया। उसके बाद देखिए जरा इसमें कि निम्नलिखित खातों का उधार शेष या जमा शेष बताना है आपको। ये खाते फिक्स हैं कि इनका शेष या तो उधार होगा या तो जमा होगा, वो निश्चित है। यानी इसमें आप कैसे भी बनेंगे सवाल करेंगे तो उसमें उसका उत्तर वही आएगा। खरीद खाता, खरीद खाता हमेशा क्या बताएगा, उधार शेष बताएगा हमेशा। तो इसका मतलब क्या हुआ, खरीदी खाते का हमेशा उधार शेष ज़्यादा होगा और जमा योग कम होगा, ये आपको ध्यान है। तो उधार शेष हुआ। बिक्री खाता हमेशा जमा शेष बताएगा, यानी इसका जमा पक्ष का योग हमेशा अधिक होगा। बिक्री वापसी, बिक्री का उल्टा हो जाता है, तो बिक्री जमा होता है तो बिक्री वापसी क्या हो जाता है, उधार, क्योंकि इसका उधार शेष हमेशा ज़्यादा होगा, उधार का पक्ष का योग ज़्यादा होगा। उसके बाद देनदार, देनदार यानी होता ग्राहक, यानी अपना लेना, तो लेना है, संपत्ति है, ये सब हमेशा उधार होते हैं, तो इसका हमेशा उधार शेष होगा, यानी उधार पक्ष का योग हमेशा ज़्यादा होगा। उसके बाद है पूंजी खाता, पूंजी खाता का हमेशा जमा पक्ष का योग अधिक होगा, इसलिए इसका क्या होगा, हमेशा जमा शेष कहेगा होगा। वेतन खाता खर्च है, खर्च होने की वजह से इसका उधार का योग हमेशा ज़्यादा होगा, इसलिए हमेशा ये उधार शेष होगा। प्राप्त भाड़ा खाता आवक है, आवक है तो जमा पक्ष का योग हमेशा ज़्यादा होगा, इसलिए क्या होगा, इसको जमा शेष होगा। मकान संपत्ति है, संपत्ति हमेशा उधार योग ज़्यादा होगा, इसलिए उधार शेष होगा। आहरण, तो आहरण जो है ये मालिक का निजी खर्च है, हमेशा इसका उधार का योग ज़्यादा होगा, ये हमेशा उधार शेष होगा। डूबत ऋण खाता नुकसान है, नुकसान में हमेशा उधार का योग ज़्यादा होगा, इसलिए ये हमेशा उधार शेष होगा। डिविडेंड आवक है, आवक है तो जमा का योग ज़्यादा होगा, तो ये जमा शेष होगा हमेशा। चोरी से नुकसान, ये भी नुकसान है तो उधार का योग ज़्यादा होगा, उधार शेष होगा। विज्ञापन खर्च, खर्च है तो उधार का योग ज़्यादा होगा, तो ये हमेशा उधार शेष होगा। प्रोविडेंट फंड में हिस्सा, तो प्रोविडेंट फंड के लिए जो हम हिस्सा योगदान देते हैं, वो योगदान जो दिया जाएगा वो हमेशा उधार का योग ज़्यादा होगा, इसलिए हमेशा उधार शेष होगा। तो ये जो खाते हैं ये फिक्स हैं कि इनका हमेशा उधार या जमा शेष जो है उसी तरह से ही आएगा। और बाकी हम सीखते हैं अभी कि प्रश्न के अंदर जो हम हल करेंगे तो उसके आधार पर सीखते हैं। तो अब हम चलते हैं इसमें हमारी पुस्तक में प्रश्न नंबर यहाँ पर आपको दिया है, ये 15 नंबर का प्रश्न है, और यहाँ दिया है कि निम्नलिखित खातों व्यवहारों पर से बादशाह का रोजनामचा तैयार कीजिए और उसके आधार पर खाता बही में खतौनी करके खातों की बाकी ज्ञात कीजिए और खाता की बाकी उधार है या जमा ये भी बताइए। तो इस तरह से आपको इसमें यानी पूरा सवाल कंप्लीट करना है, तो इसके अंदर खाते की बाकी इत्यादि के साथ बताना है। और आपको ध्यान रखना कि परीक्षा के अंदर आपको बहुत बड़ा सवाल इसमें नहीं आना है, क्योंकि इसमें जैसे 3 या 4 नंबर का प्रश्न है तो आपको 2 या 3 व्यवहार कहीं आपको खतौनी करने को आती है, तो 2 या 3 व्यवहारों तक ही लिमिट रहेगा, लेकिन आपको हर प्रकार की खतौनी आना चाहिए, इसलिए आपको सीखना जरूरी है।
तो अब देखते हैं जरा इसका हल। तो सबसे पहले इसका हम रोजनामचा तैयार कर लेंगे। तो रोजनामचा में इसमें बादशाह का रोजनामचा बनाएंगे इसमें। तो यहाँ पर देखिए यह है बादशाह का रोजनामचा, यहाँ हमने तैयार किया। और अब इसकी एंट्री देख लेते हैं। तो ये हमारा प्रश्न नंबर है 15। तो प्रश्न नंबर यहाँ 15 स्वाध्याय का और बादशाह का रोजनामचा। अब देखते हैं जरा पहली एंट्री। रोजनामचा हम सीख चुके हैं, खाली एक बार एंट्री रिपीट कर लेते हैं। 2016 1 नवंबर को 75,000 रोकड़ 15,000 का माल धंधा में लाए। तो पूंजी हो गया, तो रोकड़ खाते उधार 75,000 और माल जो है लाए तो माल स्टॉक खाते उधार 15,000 और पूंजी खाते जमा दोनों का टोटल यानी कितना हो जाएगा 90,000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रोकड़ खाते यहाँ 75,000 और 15,000 माल स्टॉक और पूंजी खाते हो गया 90,000। ये हम सीख चुके हैं और खाली आपको एक बार रिपीट कर लेना है बस। विवरण जैसे लिखते हैं रोकड़ और माल धंधे में लाए। उसके बाद 2 तारीख को है 40,000 बैंक में भरे, बैंक लेने वाली, बैंक खाते उधार रोकड़ खाते का। तो यहाँ पर बैंक खाते उधार रोकड़ खाते का 40,000 बैंक में भरे, छोटा सा विवरण होगा, बैंक में रोकड़ भरे। उसके बाद अगला है आंटी के पास से 15,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा और 3,000 रोकड़ चुकाए। तो पहले तो 15,000 का 10% 1,500 घटा देंगे तो 13,500 बचेगा। तो 13,500 बचेगा, उसमें से हमने 3,000 रोकड़ चुका दिया है तो 10,500 बचा। तो 10,500 जो बचेगा वो उधार रहेगा। तो खरीद है तो उधार करेंगे। तो सबसे पहले इसमें खरीद खाते उधार 13,500 हुआ, उसमें से रोकड़ चुका दिए 3,000। तो रोकड़ खाते का 3,000 और आंटी व्यक्ति है तो जो है ये देने वाले जमा करते हैं। तो 13,000 ये जो रकम है 13,500, उसमें से 3,000 हो गया तो बचा कितना 10,500। तो 10,500 ये आंटी खाते का। उसके बाद अगला व्यवहार है गोविंद को 20,000 का माल 30% लाभ चढ़ा करके 10% व्यापारी बट्टा से बेचा। गोविंद ने 5,000 का चेक दिया जो बैंक में भरा। अब यहाँ पर देखिए 20,000 का 30% पहले निकालेंगे और 6,000 हुआ तो उसमें जोड़ देंगे 26,000 हुआ और उसके बाद 26,000 का 10% निकालेंगे तो 2,600 आएगा और माइनस करेंगे तो आएगा इसके अंदर 23,400। तो 23,400 की बिक्री हुई और 23,400 की बिक्री में से 5,000 रोकड़ मिल रहा है और बाकी रकम का जो है गोविंद के नाम से रहेगा। तो यहाँ पर अपने को चेक मिलेगा तो बैंक खाता उधार, तो बैंक खाता उधार कितना हो जाएगा 5,000 हो गया। 23,400 रकम है, उसमें से 5,000 हुआ तो कितना बचा 18,400 गोविंद खाते उधार और बिक्री हुई अपनी 23,400। पहले लाभ जोड़ दिया और फिर व्यापारी बट्टा घटा दिया। विवरण में माल बेचा, संक्षिप्त इसकी एंट्री कर देंगे। और उसके बाद अगला व्यवहार है वेतन के 4500, लारी भाड़ा के 450 रुपये खर्च है। वेतन खाता उधार, लारी भाड़ा खाता उधार, रोकड़ खाते जमा। तो यहाँ रकम लिख देंगे वेतन खाता उधार 4,500 और लारी भाड़ा 450 खर्च है उधार किया और रोकड़ से भुगतान हुआ तो रोकड़ खाते का 4,950। और उसके बाद आता है अगला व्यवहार आग के बीमा प्रीमियम 2,000 चेक से चुकाए। तो ये भी खर्च है तो बीमा प्रीमियम खाता उधार और बैंक खाते जमा। तो यहाँ पर इसको चुका देंगे 2,000 रुपये। तो बीमा प्रीमियम खाते उधार 2,000 चेक दिया है तो बैंक खाते का 2,000। किस तरह से ये संक्षिप्त विवरण के साथ लिखते जाना है आपको। और अब आता है अगला व्यवहार 10 तारीख को। 10 तारीख को है वर्तमान पत्र में विज्ञापन के लिए 3,500 शाह एजेंसी को चेक से चुकाए। तो ये खर्च है, कौन सा खर्च है ये विज्ञापन खर्च। तो विज्ञापन खर्च खाते उधार और चेक दिया तो बैंक खाते जमा। तो विज्ञापन खर्च खाते उधार बैंक खाते जमा और इसकी रकम लिख देंगे इसके अंदर 3,500। फिर उसके बाद अगला व्यवहार है यहाँ पर वर्तमान पत्र का हो गया। फिर ये तारीख है 12। चकन के पास से 24,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा। चकन को 9,600 रोकड़ चुका दिए। तो 24,000 का 10% जो है बट्टा निकाल देंगे तो बचेगा 21,600। 21,600 में अपने को 9,600 यहाँ पर जो है चुका दिया गया है इसके अंदर। तो जो बचेगा 12,000
वो चकन के नाम से हो जाएगा। तो पहले तो खरीद खाते उधार करेंगे यहाँ पर। तो खरीद खाते उधार बट्टा काट के 21,600 और उसको हमने चुकाया है 9,000। यहाँ पर पेमेंट हुआ इसका 9,600, किताब में 9,600 और बचेगा 12,000, चकन खाते का 12,000। इस तरह से माल खरीदा। फिर उसके बाद अगला व्यवहार है 14 तारीख को आंटी को 10,000 का चेक और बाकी रकम रोकड़ चुका दिया। तो आंटी का जो हिसाब है पिछला, उस हिसाब में अपने को चुका देना है। जिसका 10,500 का हिसाब है, तो 10,500 के हिसाब में 10,000 का चेक दिए और बाकी रकम रोकड़ दे दिए। तो यहाँ पर आपने देखो लिखा होगा इसके अंदर, ये आंटी खाता यहाँ पर कितना हिसाब इसका है 10,500। तो 10,500 में इसको चुका रहे हैं। तो यहाँ पर हम आंटी खाता उधार 10,500 करेंगे और उसमें से उसको हमने चेक दिया 10,000 और बाकी का रोकड़, यानी कितना रोकड़ दिया होगा 500। तो 500 रोकड़ खाते हो गया। तो इस तरह से अब अगला व्यवहार है 15 तारीख को गोविंद ने 18,400 का चेक भेजा जो बैंक में भरा। अब गोविंद के पास से 18,400 का चेक मिल रहा है, तो अपने बैंक खाता उधार हो जाएगा, गोविंद देने वाला जमा हो जाएगा। तो बैंक खाता उधार 18,400 और गोविंद खाते का 18,400। और उसके बाद लास्ट व्यवहार 16 तारीख का है। 16 तारीख को पुत्री ऊर्जा की स्कूल की फीस 4,000 धंधा में से चुकाए। घर खर्चे, निजी खर्चे आहरण खाते उधार और धंधे में से चुकाए रोकड़ खाते का। तो आहरण खाते उधार रोकड़ खाते का कितना चुकाए 4,000। तो इस तरह से ये देखिए आपकी प्रविष्टि ये कंप्लीट हो गई और इसका टोटल कर देंगे तो इसका कुल योग हो रहा है 2,31,850। 2,31,850। 2,31,850 ये कुल योग हो गया और यहाँ लिख देंगे कुल योग। और इस तरह से ये आपका रोजनामचा कंप्लीट हो गया। अब हमें खतौनी करना है। तो खतौनी भी हमको आती है इसकी, तो खतौनी पहले करेंगे। इसके अंदर सब खाते बना लेंगे। तो जैसे देखिए पहले रोकड़ खाता उधार, माल स्टॉक खाते उधार और पूंजी खाते का। इसका मतलब क्या हुआ, रोकड़ खाता के उधार पक्ष में 75,000 पूंजी खाता, माल स्टॉक खाता के उधार में 15,000 पूंजी खाता और पूंजी खाता के जमा में रोकड़ खाता 75,000, माल स्टॉक खाता 15,000। ख्याल आया? जैसे हम पीछे खतौनी की है उसी तरह से। तो अब खतौनी कर देते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर 1 तारीख को रोकड़ खाता है, तो रोकड़ खाता के उधार में, तो उधार में 75,000 पूंजी खाता 1 तारीख को 75,000 इसको लिखे। और फिर उसके बाद माल स्टॉक, तो माल स्टॉक खाते के उधार में पूंजी खाता 15,000 और उसके बाद पूंजी खाता के जमा में दोनों खाता, तो रोकड़ खाता 75,000 और पूंजी माल स्टॉक खाता 15,000। ये आपकी एक खतौनी कंप्लीट हो गई। पहली एंट्री की खतौनी कंप्लीट हो गई आपकी। अब दूसरी एंट्री देखिए, बैंक खाता उधार रोकड़ खाते का। 2 तारीख को बैंक खाता के उधार में रोकड़ खाता 40,000 और रोकड़ खाता के जमा में बैंक खाता 40,000। तो इसकी खतौनी कर देते हैं यहाँ पर। पहले तो रोकड़ खाता के जमा में देखिए बैंक खाता, यहाँ पर 2 तारीख को 40,000 रोकड़ खाता हो गया। और दूसरी एंट्री बैंक खाता, तो बैंक खाता के उधार में 2 तारीख, यहाँ पर रोकड़ खाता 40,000। ये खतौनी हो गई। उसके बाद अगला व्यवहार देखते हैं 3 तारीख का। 3 तारीख को देखिए खरीद खाता उधार, तो खरीद खाता के उधार में रोकड़ खाता आंटी खाता 3,000 और 10,500 और रोकड़ खाता के जमा में खरीद खाता 3,000 और आंटी खाता के जमा में खरीद खाता 10,500। इस तरह एंट्री होगी 3 तारीख को। तो 3 तारीख की एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहले तो रोकड़ खाता, तो रोकड़ खाता के जमा में यहाँ पर खरीद खाता और यहाँ रकम होगी 3,000। एक एंट्री यहाँ पर हो गई। और उसके बाद जो है खरीद खाता है, तो खरीद खाता के उधार में, खरीद खाता के उधार में यहाँ पर जो है रोकड़ खाता, तो रोकड़ खाता आंटी खाता दोनों आएगा इसमें। तो इसमें लिख देंगे अपने 3,000 और 10,500।
3,000 और 10,500, 10,500। और उसके बाद आंटी खाता के जमा पक्ष में एंट्री करेंगे खरीद खाते 10,500, 10,500। ये दोनों पक्ष में एंट्री हो गई। और अब इसके बाद आता है 5 तारीख। 5 तारीख को बैंक खाते के उधार में बिक्री खाता 5,000, गोविंद खाता के उधार में बिक्री खाता 18,400 और बिक्री खाता के जमा में बैंक खाता 5,000, गोविंद खाता 18,400। इस तरह एंट्री करेंगे। तो ये देखिए अपने इसके अंदर यहाँ पर हमने बनाया बैंक खाता, तो बैंक खाता पहले एंट्री कर देंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर बिक्री खाता बैंक खाता के उधार में यहाँ पर एक बिक्री खाता आ जाएगा और बिक्री खाता की रकम 5,000, गोविंद खाता 18,400 और उसके बाद बिक्री खाता हमने यहाँ बनाया है बिक्री खाता। तो बिक्री खाता के जमा में यहाँ पर हम बता देंगे, यहाँ पर बैंक खाता तो 5,000 और गोविंद खाता 18,400। ये खतौनी हो गई। और अब उसके बाद हम तारीख में आएंगे कौन सी, 7 तारीख को वेतन खाता के उधार में रोकड़ खाता 4,500, लारी भाड़ा खाते के उधार में रोकड़ खाता 450 और रोकड़ खाता के जमा में वेतन खाता 4,500, लारी भाड़ा खाते 450। और पहले हम रोकड़ खाता यहाँ बना चुके हैं, यहाँ पर इसमें एंट्री कर देते हैं इसके अंदर। तो इसमें वेतन खाता 4,500, लारी भाड़ा खाता 450। अब वेतन खाते और लारी भाड़ा खाते में एंट्री करेंगे। तो उधार में एंट्री होगी, तो वेतन खाता के उधार में यहाँ पर एंट्री होगी 4,500 और लारी भाड़ा के यहाँ पर उधार में एंट्री होगी और ये होगी 450। और उसके बाद अगला व्यवहार अब इसमें आता है तारीख 8, बीमा प्रीमियम के उधार में बैंक खाता 2,000 और बैंक खाता के जमा में बीमा प्रीमियम खाता 2,000। तो बैंक खाता और बीमा प्रीमियम खाता, तो पहले बैंक खाता देख लेते हैं इसके अंदर। तो बैंक खाता में यहाँ हमने बीमा प्रीमियम लिखा हुआ है 8 तारीख को, तो पहले उसकी एंट्री हम कर देंगे। तो बैंक खाता के उधार में तारीख है 2,000, रकम में 2,000 यहाँ हो गया बैंक खाते में। अब बीमा प्रीमियम खाते में, तो बीमा प्रीमियम खाते के उधार में खर्च है, तो खर्च होने से उधार में एंट्री करेंगे यहाँ पर बैंक खाता 2,000। फिर अब आता है तारीख है यहाँ पर देखिए 10 तारीख, विज्ञापन खर्च के उधार में बैंक खाता 3,500 और बैंक खाता के जमा में विज्ञापन खर्च खाता 3,500। तो यहाँ पर पहले बैंक खाता में एंट्री कर लेते हैं। तो बैंक खाता में विज्ञापन खर्च खाता 3,500 और फिर विज्ञापन खाता के उधार में बैंक खाता यह विज्ञापन खर्च खाता उधार में 3,500, ये एंट्री हो गई। और उसके बाद अब तारीख आती है 12, खरीद खाते के उधार में रोकड़ खाते 9,600, रोकड़ खाते 9,600 और चकन खाते 12,000 और उसके बाद रोकड़ खाते के जमा में खरीद खाता 9,600 और चकन खाते के जमा में खरीद खाता 12,000। इस तरह एंट्री आएगी। तो अपने पहले रोकड़ खाता बना लिया, तो रोकड़ खाते के जमा में एंट्री कर देंगे 9,600। तो रोकड़ खाता के जमा में यहाँ पर एंट्री हो जाएगी 9,600 खरीद खाते, ये हो गया। तो रोकड़ खाता हो गया। और उसके बाद जो है खरीद खाता, तो खरीद खाते में के उधार में यहाँ पर रोकड़ खाता और चकन खाता दोनों एंट्री आएगी यहाँ पर एक साथ। तो दोनों की रकम लिख देंगे इसमें 9,000 और 9,600 और 12,000, 9,600 और 12,000। और चकन खाते में एंट्री कर देंगे। चकन खाता हमने यहाँ बनाया है, यहाँ पर खरीद खाते लिख करके और इसकी एंट्री हो जाएगी 12,000, 12,000 ये एंट्री हो गई इसकी। और अब अगला व्यवहार आता है इसमें 12 के बाद 14 तारीख है,
आंटी खाता के उधार में बैंक खाता रोकड़ खाता 10,000 और 500, और बैंक खाते के जमा में आंटी खाता 10,000, रोकड़ खाता के जमा में आंटी खाते 500, यानी बैंक खाते में 10,000, रोकड़ खाते में 500। तो रोकड़ खाता ये रहा, यहाँ पर आंटी का खाता 500 और बैंक खाता इधर है, आंटी का खाता कितना है पर हो जाएगा 10,000 ये हो गया। और उसके बाद आंटी खाता में इसकी एंट्री कर देंगे, तो यहाँ पर 10,000 और रोकड़ खाता 500, ये दोनों में एंट्री हो गई इसके अंदर, आंटी खाते में और बैंक और रोकड़ में। उसके बाद अगला व्यवहार आता है 15 तारीख को, बैंक खाता के उधार में 18,400 गोविंद खाता और गोविंद खाता के जमा में 18,400 बैंक खाता। तो पहले बैंक खाता के उधार में 18,400, तो बैंक खाता के उधार में यहाँ पर ये 18,400 गोविंद खाता हो गया यहाँ पर। और उसके बाद जो है दूसरा नंबर किसका है, बैंक खाता में गोविंद खाता के जमा में बैंक खाता 18,400, गोविंद खाता के जमा में यहाँ पर गोविंद खाता में बैंक खाते 18,400, देखो ये 18,400 इस तरह से यहाँ पर एंट्री हो गई। फिर उसके बाद आता है तारीख कौन सी है, 16 तारीख है। आहरण खाता के उधार में रोकड़ खाता 4,000, रोकड़ खाता के जमा में आहरण खाता 4,000। तो रोकड़ खाता के में पहले एंट्री करते थे आहरण खाता की 4,000, तो यहाँ पर आहरण खाता देखिए यहाँ पर 4,000, और उसके बाद आहरण खाता के उधार में यहाँ पर आहरण खाता के उधार में यहाँ पर 4,000 बराबर। तो इस तरह से ये हमने सारे व्यवहारों की खतौनी लगभग यहाँ पूरा कर दिया है। और अब सारी खतौनी करने के बाद अब शेष निकालते हैं एक एक करके। सबसे पहले रोकड़ खाता, अब देखिए आप रोकड़ खाता है, तो रोकड़ खाता में आप देख रहे हैं इसके अंदर उधार पक्ष का योग, इसका उधार से समझ आता है, तो उधार पक्ष का योग यहाँ कितना हो रहा है 75,000 हो रहा है, उधार पक्ष का योग हुआ 75,000, और उसको हम जमा पक्ष में लाएंगे 75,000, और इसको अब यहाँ एंट्री माइनस करेंगे और माइनस होगा 40,000, फिर 3,000, 4500, 450, 9,600, 500, और उसके बाद है 4,000, तो बचेगा 12,950, 12,950 ये डिफरेंस आया देखिए। तो देखिए उधार पक्ष का योग ज़्यादा है और जमा पक्ष का योग कम है, और अंतर की रकम आई है जमा पक्ष में 12,950, इसको कहेंगे उधार शेष। तो ये उधार शेष कहा जाएगा क्योंकि उधार का योग ज़्यादा है। और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, ये 16 तारीख लास्ट डेट है, तो 17 तारीख को शेष आगे लाए 12,950, 12,950 ये हो गया। और इसको अगर हम लिखना चाहें हम यहाँ लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर कि रोकड़ खाते का उधार शेष आया 12,950, इसको यहाँ हम अलग से लिख सकते हैं लिखना हो तो बताने के लिए। अब चलिए दूसरा खाता है माल स्टॉक खाता। तो माल स्टॉक खाते में देखेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ उधार पक्ष में रकम है इसमें 15,000 और कुछ नहीं है, तो 15,000 यहाँ टोटल कर दिए और इसको जमा में लाए 15,000। अब देखिए जमा का योग जाता है, उधार में तो कुछ है ही नहीं, तो फिर उधार में अंतर कितना आएगा 15,000 अंतर आएगा। तो ये जो अंतर आया 15,000 का ये उधार शेष कहा जाएगा। और 16 तारीख है लास्ट डेट, यहाँ लाएंगे 17 तारीख को अगले दिन शेष आगे लाए और यहाँ कितना हो जाएगा 15,000। इस तरह से माल स्टॉक का कौन सा शेष हुआ उधार शेष। तो माल स्टॉक का उधार शेष अपन लिखेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए हमने लिखा है माल स्टॉक खाते का उधार शेष आया और कितना रुपया उधार शेष आया 15,000 आया। फिर इसके बाद आता है खाता पूंजी खाता। अब पूंजी खाता देखिए, तो पूंजी खाता के जमा में 75,000 और 15,000 दोनों मिला कितना हो गया 90,000 हो गया, और यहाँ भी 90,000 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 90,000 अधिक है, जमा का योग अधिक है, उधार में कुछ है ही नहीं, तो उधार में अंतर आया, कितने का अंतर आएगा
90,000 का। तो ये 90,000 कौन सा शेष कहा जाएगा? जमा शेष। और अगली तारीख 17 तारीख को शेष आगे लाए यहाँ पर 90,000। यहाँ पर आपको 16 तारीख लास्ट डेट दिया है, तो लास्ट डेट हुआ, अगली तारीख 17 को शेष आगे लाए, अगले बता देने का। तो इस तरह से ये जमा शेष कहा जाएगा। तो पूंजी खाते का जमा शेष आया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पूंजी खाते का जमा शेष कितना आया? 90,000 आया। प्रत्येक खाते का शेष और रकम लिखते जाएंगे साथ साथ में, क्योंकि पूछा गया है इसके अंदर। अब खाता आता है हमारा बैंक खाता। तो बैंक खाता आप देखेंगे इसके अंदर, तो इसका दोनों पक्ष देख लेंगे। तो यहाँ पर बैंक खाते में आपको उधार पक्ष का योग, उधार में 40,000, 5,000 और 18,400, तीन अमाउंट है, 63,400 हो रहा है। 63,400 इनका जोड़ हुआ, इसको यहाँ लाएंगे 63,400 और अंतिम तारीख 16, क्योंकि लास्ट डेट 16 तारीख दिया गया है, तो सब में अंतिम डेट को 16 तारीख लिखने का है। 16 तारीख को शेष आगे ले गए और रकम है 2,000, 3,500 और 10,000। इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 47,900। 47,900 ये अमाउंट बचा। तो ये शेष हुआ। उधार का योग ज़्यादा है, जमा का कम है, तो अंतर की रकम क्या बोलेंगे? उधार शेष कहेंगे 47,900। और यहाँ अगली तारीख को 17 तारीख को शेष आगे लाए 47,900। 47,900। तो बैंक खाते का उधार शेष लिख देंगे यहाँ पर। बैंक खाते का उधार शेष यहाँ दर्शा देंगे 47,900। 47,900 ये शेष दर्शा दिए। फिर उसके बाद अगला खाता देखते हैं। अगला खाता है खरीद खाता। खरीद खाते में पहले उधार पक्ष का योग कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा होना चाहिए। 3,000, 10,500, 9,600 और 12,000, तो हो गया 35,100। 35,100 और इसको लाएंगे जमा पक्ष में 35,100। उधार का योग ज़्यादा है तो जमा में डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा 35,100। तो ये कौन सा शेष कहा जाएगा? उधार शेष कहा जाएगा। और ये 16 तारीख लास्ट डेट है, तो अगली तारीख 17 तारीख को शेष आगे लाए 35,100। इस तरह से खरीद खाते का उधार शेष आया। तो खरीद खाते का उधार शेष यहाँ दर्शाएंगे हम, यहाँ 35,100, ये इसका अंतर आया। फिर अगला खाता यहाँ पर देखिए, अगला खाता है आंटी खाता, यहाँ लिखा हुआ है। तो इसका योग उधार पक्ष में हो रहा है 10,500, 10,500 और यहाँ भी हो रहा है 10,500, तो दोनों तरफ समान हो रहा है। तो इसका मतलब ये खाता सरभर खाता है। इसको अपने क्या कहते हैं? खाता सरभर, दोनों तरफ बराबर हो, कोई अंतर नहीं आ रहा है। उसी तरह गोविंद का देखिए, तो यहाँ पर गोविंद खाते में, गोविंद में एक एंट्री 18,400 की रह गई बिक्री खाते की, उसको लिख देंगे पहले 18,400 को, जो एंट्री वहाँ किए थे। तो 18,400 का जो अमाउंट है, तो यहाँ पर टोटल आया 18,400 और यहाँ का टोटल 18,400 है ही पहले से। तो दोनों पक्ष का योग कैसा हो गया? समान। ये भी कैसा हो गया? अंतर नहीं आया, तो खाता सरभर। तो हम यहाँ लिख देंगे इसके अंदर, ये देखिए यहाँ पर आंटी खाता सरभर और गोविंद खाता सरभर। क्यों? क्योंकि दोनों पक्ष में अंतर नहीं आया इसलिए। अब अगला खाता देखिए, यहाँ पर बिक्री खाता है। बिक्री खाता में पहले योग करेंगे, तो इसमें जमा पक्ष में देखिए 5,000 और 18,400 दो अमाउंट है, दोनों मिला के 23,400 हो रहा है। 23,400, इसको यहाँ लाएंगे 23,400 और जमा का योग ज़्यादा है, उधार में अंतर आएगा, कुछ नहीं है तो वही आएगा 23,400, ये अंतर आया। तो कौन सा शेष हुआ है? जमा शेष हुआ। तो जमा शेष अंतिम तारीख 16 को शेष आगे ले गए और अगली तारीख 17 को शेष आगे लाए 23,400। 23,400 ये शेष आगे लाए और इसको कहेंगे हम जमा शेष। तो बिक्री खाते का जमा शेष यहाँ बताएंगे, बिक्री खाता जमा शेष 23,400, ये शेष बता दिए। उसके बाद अगला खाता है आहरण खाता। आहरण खाता में देखिए उधार पक्ष में है 4,000, उसको हम लिखेंगे जमा पक्ष में 4,000 और यहाँ कुछ नहीं है, तो उधार का योग ज़्यादा है, जमा पक्ष में अंतर कितना आएगा? 4,000। तो ये 4,000 का शेष आया, इसे कौन सा शेष कहेंगे? उधार शेष, क्योंकि उधार का योग ज़्यादा है। अंतिम तारीख 16 तारीख को शेष आगे ले गए, अगली तारीख को शेष आगे लाए, यहाँ कितना बता देंगे? 4,000।
तो आहरण खाते का शेष कौन सा कहा जाएगा? उधार शेष। तो यहाँ देखिए हम लिख देंगे आहरण खाते का उधार शेष कितना रुपया बताएंगे यहाँ पर? 4000। और उसके बाद अगला खाता है बीमा प्रीमियम खाता। तो बीमा प्रीमियम खाते में यहाँ उधार में देखिए कितना टोटल हो रहा है? 2000। और जमा पक्ष में इसको लाएंगे 2000। उधार का योग ज़्यादा है, जमा में कुछ नहीं है, तो अंतर कितना आया? अंतर आया 2000। तो अंतर की रकम क्या कही जाएगी? उधार शेष, क्योंकि उधार का टोटल ज़्यादा है। और अंतिम तारीख 16 तारीख को शेष आगे ले गए और यहाँ अगली तारीख को 17 तारीख को शेष आगे लाए 2000। इस तरह से बीमा प्रीमियम खाते का कौन सा शेष हुआ? उधार शेष हुआ। तो देखिए यहाँ पर बीमा प्रीमियम खाते का उधार शेष कितना रुपया लिखेंगे? यहाँ पर हम 2000 लिखेंगे। फिर उसके बाद अगला खाता आता है हमारा वेतन खाता। वेतन खाते में यहाँ रकम है 4500 और यहाँ पर हम 4500 लिखेंगे जमा पक्ष में। यहाँ कुछ नहीं है तो अंतर आएगा 4500। तो ये डिफरेंस 4500 आया। तो ये शेष आगे ले गए अंतिम तारीख 16 तारीख को और इसको उधार शेष कहेंगे। और अगली तारीख को यानी 17 तारीख को शेष आगे लाए यहाँ पर 4500। इस तरह वेतन खाते कौन सा शेष हुआ? उधार शेष। तो वेतन खाते का उधार शेष हुआ, उसको यहाँ दर्शाएंगे 4500। 4500। अब आता है इसके बाद लारी भाड़ा खाता। तो लारी भाड़ा खाता में उधार पक्ष का योग है 450, जमा पक्ष में लिखेंगे 450 और जमा पक्ष में अंतर आएगा 450। ये तो ये देखिए उधार का योग ज़्यादा है, तो ये उधार शेष हो गया। और अंतिम तारीख 16 तारीख को शेष आगे ले गए और यहाँ पर अगली तारीख को शेष आगे लाए 450 यहाँ पर आ गया। और उसके बाद यहाँ बता देंगे कि लारी भाड़े खाते का उधार शेष, लारी भाड़ा खाते का उधार शेष कितना आया? 450। फिर अगला खाता है विज्ञापन खर्च खाता। तो विज्ञापन खर्च खाता में यहाँ हम लिखेंगे इसके अंदर 3500 रुपया है, 3500 टोटल की उधार का, जमा में लाए 3500 और यहाँ अंतर कुछ नहीं है तो अंतर यही आएगा 3500। ये 3500 यहाँ लिख दिया। 16 तारीख अंतिम है, शेष आगे ले गए और 17 तारीख को शेष आगे लाए 3500। और इस तरह से ये जो रकम आई ये कौन सा शेष हुआ है? उधार शेष। आपने देखा भी था खर्च हमेशा उधार होता है, वो नियम अपने आप इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो ये उधार शेष आ गया। तो इस तरह से विज्ञापन खर्च खाते का उधार शेष हुआ 3500। 3500 इस तरह। विद्यार्थी मित्रों ये हमने जो राउंड किया है इसको यहाँ पर, ये राउंड एक आपको खाली इंडिकेट करने के लिए, बाकी आप राउंड नहीं करें तो कोई आवश्यकता इसकी नहीं है, बाकी आप इसको सीधा लिख सकते हैं। ये खाली हमको आपको मालूम पड़े इसलिए हमने राउंड करते जाना है इसके अंदर। और अंतिम खाता देखिए, अब चक्कन खाता यहाँ दिया है। तो इसका खाता देखिए यहाँ उधार में कुछ है नहीं, जमा पक्ष का योग करेंगे 12000 आया, उसको उधार में लाएंगे 12000, उधार में कुछ नहीं है तो अंतर वही आएगा 12000। ये जो 12000 डिफरेंस आया ये शेष अंतिम तारीख को शेष आगे ले गए। कौन सा शेष हुआ है? जमा शेष, क्योंकि जमा का योग ज़्यादा है। और उसके बाद इसको अगली तारीख 17 तारीख को शेष आगे लाए यहाँ पर 12000। और यहाँ पर हम दर्शा देंगे चक्कन खाता का जमा शेष कितना बताएंगे इसको? 12000। तो इस तरह से आप देखें कि सारे खातों का शेष किस तरह निकाला जाता है। तो आपको एक तो उधार शेष, जमा शेष और खाता सरभर, इतना आपको जानकारी खाली प्राप्त करना है। और आपको खाते का टोटल इस तरह से आपको सभी खातों का योग करना है। और खातों का योग में ध्यान रखना है कि जमा का योग ज़्यादा होगा तो उधार के अंतर जो आएगा वो अंतर को जमा शेष कहा जाएगा। और अगर उधार का योग ज़्यादा होगा तो जमा में जो अंतर आएगा उसको उधार शेष कहा जाएगा। और अगर दोनों पक्ष का योग समान होगा तो खाता सरभर कहा जाएगा। यही आपको इसमें लास्ट में सीखना है, बाकी आपको सब इसमें कंप्लीट हो गया। अब आपका ये चैप्टर में खाता बही खतौनी के अंतर्गत आपने सभी प्रकार के खातों की रोजनामचा में सहायक बही खतौनी सीखा आपने, और उसके बाद उन खतौनी के आधार पर खातों का शेष निकालना ये सीखा। अब अगले चैप्टर में आप इन्हीं खातों के शेष के आधार पर एक पत्रक बनाएंगे जिसे हम कच्ची तलपट कहेंगे। तो अब इसके आधार पर हम आगे चैप्टर में जो है इसको सीखेंगे और आप इसको अच्छी तरह से खाते बना करके और इसको प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।